नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के चौहान वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं अभी आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, निश्चित रहे आप जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। गंगा सिंह ने लालगढ़ महल का निर्माण अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में निम्न में से कहाँ करवाया? दोस्तों, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह हैं। उन्होंने एक महल बनवाया जिसका नाम क्या है? लालगढ़ महल। उन्होंने अपने पिता गंगा सिंह के पिता का नाम लाल सिंह, उनकी याद में एक महल बनवाया। जो महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये महल कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं किस टाइप में कि लालगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। किसकी स्मृति में करवाया? अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। और ये महल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बात का और याद रखना, ये जो लालगढ़ महल है, अगर पूछ लिया जाए कि इसका वास्तुकार कौन है, इसका वास्तुकार कौन है, तो दोस्तों याद रखना, लालगढ़ जो महल है इसके वास्तुकार थे जैकब। कौन थे? जैकब। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि लालगढ़ महल के वास्तुकार जैकब है। ठीक है। दूसरा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लालगढ़ महल महाराजा गंगा सिंह ने कौन सी पद्धति में निर्मित करवाया, कौन सी पद्धति में निर्मित करवाया, तो वह कौन सी पद्धति है? वह यूरोपियन पद्धति है। कौन सी पद्धति है? यूरोपियन पद्धति में। यूरोपियन पद्धति में बीकानेर में लालगढ़ महल गंगा सिंह ने लाल सिंह की स्मृति में तैयार करवाया और उसका वास्तुकार कौन? जैकब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कि निम्न में से वह कौन सा राजपूत शासक है जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम शासक था। वही गंगा सिंह जो है वो एक प्रथम शासक थे जिन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जो राजस्थान की राजपूत रियासतें हैं, उन राजपूत रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था, या प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में राजपूत रियासतों का प्रतिनिधि बनकर कौन गया, तो कौन गया था? महाराजा गंगा सिंह गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बांधव कवि बंधु किस शासक को कहा जाता है? कवि बांधव व कवि बंधु निम्न में से किस शासक को कहते हैं? तो विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, यानी ये दोस्तों आपको पता होगा विसल देव। कौन है? विसल देव। विसल देव विद्वानों के आश्रयदाता हुआ करते थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन निम्न में से विद्वानों का आश्रयदाता है, निम्न में से कौन विद्वानों का आश्रयदाता है, तो वह कौन है? वह विग्रहराज चतुर्थ है। और इसी वजह से विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण ही साहित्य और साहित्यकारों के संरक्षक होने के कारण जयानक भट्ट ने, किसने? जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि प्रदान की। ठीक है। अब दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किसने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव व कवि बंधु की उपाधि दी, तो वह कौन है? वह जयानक भट्ट है। जयानक भट्ट ने किसको? विग्रहराज चतुर्थ को क्या दी? कवि बांधव की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि ये विद्वानों के आश्रयदाता, साहित्य और साहित्यकारों के क्या थे? आश्रयदाता थे। इसी वजह से उन्होंने इनको कवि बांधव और कवि बंधु की उपाधि प्रदान की है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिसल देव के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कि इनमें से कौन सा शासक ऐसा है जिसको अपन क्या कहते हैं? विसल देव कहते हैं। तो वह कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पांचवा क्वेश्चन है, पोहवा के शासक परमर्दी देव के सेनानायक कौन थे? आलाउद्दौल। कौन थे? आलाउद्दौल को किसने पराजित किया? पहला क्वेश्चन यहाँ यही तैयार हो रहा है कि आलाउद्दौल किसके सेनापति थे? तो किसके थे? परमर्दी देव के। कहाँ के शासक थे? पोहबा के शासक थे। उन दोनों को, आलाउद्दौल को इनमें से किसने पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया है।
आला उदल पोहबा के चंदेल शासक परमर्दी देव क्या थे, दो वीर सेनानायक थे जो अपने शासक से रूट कर पड़ोसी राज्य में चले गए थे। कहाँ चले गए? पड़ोसी राज्य में चले गए। लेकिन जब 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने, किसने? पृथ्वीराज ने पहोबा पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? पहोबा पर आक्रमण किया। तो परमर्दी देव ने अपने दोनों वीर सेनायकों के पास एक संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि, क्या तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है। तो दोनों वीर सेनानायक पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, इसी वजह से आला उदल का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक बार दोबारा सुने दोस्तों कि कैसी कहानी है, रोचक कहानी है परमर्दी देव के बारे में, कि आला उदल के बारे में। आला उदल परमर्दी देव के सेनानायक थे। परमर्दी देव कहाँ के शासक थे? पोहबा के शासक थे। एक बार क्या हुआ कि आला उदल जो है अपने किसके? चंदेल शासक परमर्दी देव जो है उससे रुष्ट होकर अपने पड़ोसी राज्य में चले गए थे। लेकिन 1182 ईस्वी में किसने? पृथ्वीराज चौहान ने किस पर? पोहबा पर आक्रमण किया। तो परमर्दी देव को याद आई किसकी? आला और उदल की। तो उन्होंने, परमर्दी देव ने आला उदल को क्या किया? एक संदेश भेजा कि अभी आपकी मातृभूमि संकट में है और आप रक्षा करें। तब आला उदल वापस आते हैं, पृथ्वीराज के खिलाफ परमर्दी देव के साथ पोहबा के युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यही इतिहासकार में अपनी वीरता, शौर्य और बलिदान के कारण इतिहास में क्या हो गए? अमर हो गए। इन्हीं के एक शौर्य गीत भी है दोस्तों, इनका एक वीरता का एक गीत भी है कि जब तक आला उदल है तुम्हें कौन पड़ी परवाह है, आज भी जनमानस को उद्वेलित कर देती है। अगर आ जाए कि ये एक पंक्ति निम्न में से किसकी है कि जब तक आला उदल है तुम्हें कौन पड़ी है, तो ये बात आला उदल ने परमर्दी देव को कही थी और जनमानस को उद्वेलित करने वाली एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो आला उदल ने बोली है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमदेव किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था जिसने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की? पहला क्वेश्चन है कि ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने की है? सोमदेव ने की है। ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन के झोपड़े से पूर्व अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। कि 2.5 दिन के झोपड़े से पहले, जहां 2.5 दिन का वर्तमान में झोपड़ा बना है, उससे पहले वहां एक संस्कृत पाठशाला चलती थी। ठीक है, तो उसका निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ये विग्रहराज चतुर्थ वही है जिसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं? बीसल देव कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसल देव कहते हैं। वहां पर एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। ठीक है, ये बात, इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इस बात का उल्लेख मिलता है 2.5 दिन के झोपड़े की सीढ़ियों पर। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसकी सीढ़ियों पर 2 पाषाण अभिलेख है और उन दोनों पाषाण अभिलेखों पर लिखा हुआ है कि यहाँ पहले संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। लेकिन जिसे बाद में मोहम्मद गोरी के सेनापति कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया, मतलब एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया? एक मस्जिद में बदल दिया। ठीक है, तो ये बात है 2.5 दिन की झोपड़े से पहले अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 2.5 दिन की झोपड़े पर किस सूफी संत का उर्स भरता है? उर्स का मतलब है मेला। कि 2.5 दिन का झोपड़ा, वहां जो मस्जिद है वहां पर निम्न में से कौन से सूफी संत का मेला लगता है? तो वह पंजाब शाह का। किसका मेला लगता है? पंजाब शाह का उर्स लगता है, मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं? कि निम्न में से किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वह कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो है उसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये वही विग्रहराज चतुर्थ है जिनको अपन क्या कहते हैं? बीसल देव कहते हैं। इनका शासन जो है वो 1158 ईस्वी से लेकर लगभग 1163 ईस्वी के मध्य रहा है, जिसको अपन चौहानों का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, उसने क्या किया था? उसने साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर अपने सपादलक्ष राज्य का स्तर ऊपर
उठाया था वह कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। इसलिए उनके शासनकाल को चौहानों के शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल का वास्तुकार कौन था? तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वह कौन था। लालगढ़ महल गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में एक महल बनवाया, यूरोपियन पद्धति में तैयार करवाया। ठीक है, इस महल के वास्तुकार कौन है? तो लालगढ़ महल के वास्तुकार जैकब को माना गया है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। वहां पर वराह मंदिर निम्न में से किसने बनवाया है? तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। किसने करवाया है? अर्णोराज ने। अगला क्वेश्चन, किस शासक को आनाजी के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन है? अर्णोराज को ही, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज को ही क्या कहा जाता है? आनाजी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, कि किस वर्ष अजय राज ने अजय मेरू का निर्माण करवाया? अजय मेरू का का मतलब है दोस्तों अजमेर। अजय मेरू का मतलब क्या है? अजमेर। कि किस वर्ष अजय राज ने अजमेर को बसाया था? तो कब बसाया था? 1113 ईस्वी में। कब? 1113 ईस्वी में। दोस्तों मालवा के परमारों को दबाए रखने और अन्य शत्रुओं से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू यानी अजमेर को बसाकर उसे क्या बना लिया? अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अजय मेरू को अपनी राजधानी बनाया तो किसने बनाया? अजय राज ने। कब बनाया? 1113 ईस्वी में। और वहीं पर उन्होंने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, जिसको अपन गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और यह वर्तमान में किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? यह तारागढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। किसके नाम से? तारागढ़ दुर्ग के नाम से। गढ़ बीठली दुर्ग अजय राज ने अजमेर को बसाया, अजमेर में बनाया। कब? 1113 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक के द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? कि ग्वालियर प्रशस्ति में निम्न में से कौन से शासक के द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? तो नागभट्टे प्रथम। कौन है? नागभट्टे प्रथम। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को किसकी उपाधि थी? नारायण की उपाधि थी। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में किसकी उपाधि थी? किसकी उपाधि से विभूषित किया गया था? नारायण से। नागभट्ट प्रथम ने अपने शासनकाल में अरब जो लोग हैं उनके आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया था। और दोस्तों याद रखना, नागभट्ट प्रथम का जो शासनकाल है वो 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी के बीच रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त होता है क्या चौहानों का इतिहास? बिजोलिया का जो शिलालेख है उससे किसकी जानकारी मिलती है? तो बिजोलिया के शिलालेख से हमें चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, अजमेर से हमें रानी सोमलेखा के सिक्के प्राप्त होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही एक क्वेश्चन नया बन जाता है कि रानी सोमलेखा के सिक्के निम्न में से कहां से प्राप्त होते हैं? तो कहां से प्राप्त होते हैं? अजमेर से प्राप्त होती हैं। ये सोमलेखा निम्न में से किसकी पत्नी थी? तो ये अजय राज चौहान की पत्नी थी। कौन? सोमलेखा, जिसके सिक्के प्राप्त हुए थे कहां से? अजमेर से प्राप्त हुए थे। अजय राज चौहान ने श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अजय राज चौहान ने श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाए और कुछ मुद्राओं पर, कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलेखा या इसका नाम क्या है? सोमलवती। क्या नाम था? सोमलवती के नाम भी क्या है उस पर अंकित है। तो वह कौन है? अजय राज चौहान। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान कितनी वर्ष की आयु में अजमेर का शासक बना? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है वो 11 वर्ष की आयु में अजमेर के क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मां का नाम क्या था? ठीक है, तो देखिए कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी था। दोस्तों याद रखना, चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी में। अजमेर के चौहान शासक कौन? सोमेश्वर की रानी। किसकी रानी? सोमेश्वर की रानी, जिसका नाम क्या था? कर्पूरी देवी। जो कर्पूरी देवी कौन थी दोस्तों? तो याद रखना, कर्पूरी देवी जो है ये दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की कौन थी?
पुत्री थी। इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना कौन थे? तो उनके नाना थे अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर ये कहाँ के शासक थे? ये दिल्ली के शासक थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ होता है? तो उनका जन्म होता है अनिहल पाटन में। कहाँ होता है? अनिहल पाटन। अनिहल पाटन कहाँ है? तो अनिहल पाटन गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने तराई के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में। किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि तराइन वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में करनाल में स्थित है। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। क्या हुई थी? पराजय। तो मैंने पृथ्वीराज चौहान के तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आपको जानकारी दी है कि युद्ध कब हुआ? 1191 में। किनके मध्य? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। हारा कौन था? पराजय किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में कब हुआ? तो ये उसके एक साल बाद 1192 ईस्वी में। तराइन का पहला हुआ था 1191 में, दूसरा 1192 ईस्वी में। किनके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? पराजय होती है, हार जाते हैं। और भारत में क्या होती है? भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। भारत में किस राज्य की? मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। कौन से युद्ध के बाद? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। कब हुआ? 1192। किनके मध्य? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन, संयोगिता कहाँ की रानी थी? तो संयोगिता कहाँ की रानी थी? कन्नौज के जयचंद की पुत्री थी। कौन? संयोगिता। कौन थी? संयोगिता कन्नौज के जयचंद की पुत्री थी। जयचंद गहड़वाल नाम सुना होगा आपने। जयचंद गहड़वाल जो है उनकी पुत्री थी। और पृथ्वीराज और संयोगिता में प्रेम था। इसकी अवहेलना जयचंद में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। राजसूय यज्ञ कि निम्न में से किसने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था? तो ये किसने? जयचंद ने आयोजित करवाया था। और उसी में संयोगिता जो है, संयोगिता के स्वयंवर रचा गया था। क्या किया गया था? स्वयंवर रचा गया था। परंतु पृथ्वीराज को उसमें नहीं बुलाया गया, क्योंकि संयोगिता और पृथ्वीराज के मध्य क्या था? प्रेम था। उनको नहीं बुलाया। उनको अपमानित करने के लिए लोहे की एक मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर खड़ी कर दी थी। किनकी मूर्ति? पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति। द्वारपाल के स्थान पर लोहे की बनी मूर्ति खड़ी कर दी, उनको बुलाया नहीं गया था। लेकिन ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता लगती है, या फिर संयोगिता जो है वो वरमाला जो है उस मूर्ति के गले में ही डाल देती है। और वहां पर फिर पृथ्वीराज चौहान जो है वो सैन्य बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसी युक्ति से संयोगिता को उठाकर चल पड़ते हैं, अजमेर ले आते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। तो इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम भी क्या था? संयोगिता। वो कहाँ की रहने वाली थी? कन्नौज के जयचंद गहड़वाल की क्या थी? पुत्री थी। उन्होंने उसके विवाह के लिए राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया गया था। कहानी थी मैंने आपको बताई। चलिए अगला क्वेश्चन, शाकंभरी पर शासन था कि निम्न में से शाकंभरी पर शासन किनका था? तो दोस्तों चौहानों का शासन था। कहां पर? शाकंभरी। ठीक है, सांभर के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन, अहिछत्रपुर निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो अहिछत्रपुर चौहानों की राजधानी थी। किनकी राजधानी? चौहानों की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के समय 1192 ईस्वी के समय किनके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और कौन? मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध लड़ा गया था। उसमें मोहम्मद गोरी विजय होते हैं, पृथ्वीराज की पराजय हो जाती है और उसी के साथ भारत में मुस्लिम राज्य की, मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है तराइन के द्वितीय युद्ध में। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो किस शासक के द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? तो नागभट्ट प्रथम। ये क्वेश्चन दो बार आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते थे किससे? लक्ष्मण से। गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते थे कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? लक्ष्मण से हुई है। कि राजपूताने के पश्चिम के भूभाग पर गुर्जर प्रतिहार राजवंशों का क्या था? अधिकार था। एक अधिकार स्थापित हुआ। सबसे पहले 8वीं सदी में गुजरात राज्य में इस राजवंश की स्थापना हुई थी।
ठीक है, ये राजवंश भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज होना स्वीकार करता है। लेकिन दोस्तों इतिहासकार जो हैं, इतिहासकार गुर्जर प्रतिहारों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशीय मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशीय मानते हैं। कौन? इतिहासकार। किनको? गुर्जर प्रतिहारों को। लेकिन गुर्जर प्रतिहार अपने आप में किसके वंशज मानते हैं? लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? कि मंडोर जोधपुर में प्रतिहार वंश का मूल पुरुष किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मंडोर के प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कौन? हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष माना जाता है। दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मंडोर का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम, तो उनका नाम था मांडल्यपुर। क्या नाम था? मांडल्यपुर मंडोर का क्या था? प्राचीन नाम था। इन्होंने सबसे पहले मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश को अपनी राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया कि निम्न में से ओसिया में स्थित जो कलात्मक मंदिर है उनका निर्माण गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय किस वंश का शक्तिशाली व प्रतापी शासक था? तो किनका था? प्रतिहार। कौन? प्रतिहार जो वंश है उसका एक प्रतापी शासक, वीर शासक था। कौन? नागभट्ट द्वितीय। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का? मुहणोत नैणसी हैं वो मानते हैं कि किनके गुर्जर प्रतिहार जो है उनकी कितनी शाखाएं हैं? 26 शाखाएं मानी गई है। जिसमें आपको याद होगा अभी हमने बात करी है मंडोर में था, और कहाँ है? जालोर में है, और कहाँ? राजौरगढ़, कन्नौज, उज्जैन, ठीक है, भड़ोच आदि ये बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र थे किनके? गुर्जर और प्रतिहारों के। तो मुहणोत नैणसी के अनुसार कितनी शाखाएं थी? उनकी 26 शाखाएं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।